हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रेडियो चैनल 91.2 एफएम पर। आज के इस व्याख्यान में हम विश्व शरणार्थी दिवस पर आपको कुछ जानकारी आपके लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। और इस जानकारी को साझा करने में हमारे साथ हैं मनोविज्ञान विभाग से डॉक्टर ललित मोहन पंत। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे साथ हैं अर्थशास्त्र विभाग से डॉक्टर नमिता वर्मा और वनस्पति विज्ञान विभाग से डॉक्टर प्रभा ढोडिया। मैम, स्वागत है आप दोनों का भी। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज पूरा विश्व शरणार्थी दिवस मना रहा है। 20 जून की आज की तिथि, जिसमें कि 2001 से विश्व शरणार्थी दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ना। और आज के दिवस का जो थीम है, जो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है, वो है कहीं ना कहीं वैश्विक जो शरणार्थी हैं, पूरे विश्व में जो शरणार्थी हैं, उनको सम्मान देना, उनको पहचान देना आज के दिवस का उद्देश्य है। और यदि हम आज की तिथि पे बात करें तो लगभग 130.8 मिलियन लोग जो है या तो जबरन अपने मूल क्षेत्र से विस्थापित कर दिए गए हैं या उन्हें राज्यविहीन कर दिया गया है। जिसमें से एक मोटा मोटा आंकड़ा अगर हम लेते हैं तो लगभग पूरे विश्व में 32 मिलियन से ज्यादा लोग आज शरणार्थी बने बैठे हैं। अगर हम बात करें कि शरणार्थी किसे कहा जाए, तो शरणार्थी उन लोगों को कहा जाता है जो किसी भी कारणवश अपनी मातृभूमि पर या अपनी जन्मभूमि पर या जो उनका कार्यक्षेत्र है, जहां वो पैदा हुए, वहां किसी भी कारण से लौटने में असमर्थ हैं। चाहे वो कारण जाति से संबंधित हो, धर्म से संबंधित हो या फिर किसी राजनीतिक व्यवधान के कारण वो हो। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, अब थोड़ा उनसे विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ प्रभा मैम हैं। तो प्रभा मैम, आप कुछ विश्व शरणार्थी दिवस पर प्रकाश डालिए। जी जरूर सर। जैसा कि सर ने बताया कि शरणार्थी दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है और उन लोगों की ताकत और साहस का जश्न मनाता है जिन्हें संघर्ष या उत्पीड़न से बचने के लिए अपने देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। विश्व शरणार्थी दिवस उनकी दुर्दशा के लिए सहानुभूति और समझ विकसित करने और अपने जीवन को फिर से बनाने, उनके लचीलेपन को पहचानने का अवसर है। हर मिनट 20 लोग युद्ध, उत्पीड़न या आतंक से बचने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जबरन विस्थापित होने वाले लोगों के कई प्रकार हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र 1951 शरणार्थी सम्मेलन के अनुसार शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जो अपनी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण उत्पीड़न के एक ठोस डर के कारण अपने घर और देश से भाग गया हो। कई शरणार्थी प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं से के प्रभावों से बचने के लिए निर्वासन में हैं। अब कुछ इसमें होते हैं शरण चाहने वाले। शरणार्थियों का कहना है कि वे शरणार्थी हैं और शरणार्थियों की तरह ही अपने घरों से भागे हैं, लेकिन जिस देश में वे भागे हैं वहां शरणार्थी स्थिति के उनके दावे का अभी तक निर्णायक रूप में मूल्यांकन नहीं किया गया है। अब इसमें एक प्रकार होता है आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति, इसको शॉर्ट में आईडीपी भी बोलते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं की है, बल्कि वे अपने देश के उस क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में चले गए हैं जिसे वे अपना घर कहते हैं। अब इसमें आते हैं राज्यविहीन व्यक्ति। राज्यविहीन व्यक्तियों की कोई मान्यता प्राप्त राष्ट्रीयता नहीं होती और वे किसी भी देश के निवासी नहीं होते। राज्यविहीनता की स्थिति आमतौर पर कुछ समूहों के खिलाफ भेदभाव के कारण होती है। उनकी पहचान की कमी, नागरिकता प्रमाण पत्र उन्हें स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा या रोजगार सहित महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं तक पहुंच से वंचित कर सकती है। इसमें अब एक प्रकार है शरणार्थियों का जिन्हें हम कहते हैं लौटने वाले शरणार्थी। तो वापस आने वाले लोग वो पूर्व शरणार्थी होते हैं जो निर्वासन में समय बिताने के बाद अपने देश या मूल क्षेत्र में लौटते हैं। वापस आने वाले लोगों को निरंतर समर्थन और पुनः एकीकरण सहायता की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने घर पर अपना जीवन फिर से शुरू कर सकें। धन्यवाद प्रभा मैम, आपने बहुत अच्छे से विश्व शरणार्थी दिवस की पृष्ठभूमि से हम लोगों को अवगत कराया। अब आगे की जानकारी के लिए मैं डॉक्टर नमिता वर्मा मैम से चाहूंगा कि वो अपने विचार रखें। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि किन देशों में सबसे ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। जैसे ऑक्सफैम का विश्लेषण है कि 10 देशों में लोगों को अलग अलग समय में 8 मिलियन बार अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन देशों में एशिया के भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, चीन और फिलीपींस का नाम भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक इन देशों में बढ़ती बाढ़, सूखे का कारण ये लोग अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हुए।
सोमालिया, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, केन्या, इथोपिया, भारत, ब्राजील, बांग्लादेश और मलेशिया में पिछले साल बाढ़ और सूखे के कारण लोगों को अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा। जानकारी के अनुसार तो अकेले सोमालिया में 2023 में 223 अलग अलग बाढ़ या सूखे की घटनाएं हुई हैं, जबकि 2013 में सिर्फ 2 बार ये घटनाएं हुई। फिलीपींस में 74 बार बाढ़ आई, ब्राजील में 79 बार बाढ़ आई, जबकि 2013 में सिर्फ 1 बार बाढ़ आई। मलेशिया में 127 बार। इसी तरीके से आंकड़ों को हम सहेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं इसमें ये कहूंगी कि ये जो जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं आज, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या कार्रवाई रही। शरणार्थी दुनिया के सबसे कमजोर लोगों में से हैं। 1951 शरणार्थी सम्मेलन और उसका 1967 प्रोटोकॉल उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। वे एकमात्र वैश्विक कानूनी साधन हैं जो शरणार्थी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट रूप से कवर करते हैं। उनके प्रावधानों के अनुसार शरणार्थी को कम से कम किसी दिए गए देश में अन्य विदेशी नागरिकों द्वारा प्राप्त उपचार का समान मानकों और कई मामलों में नागरिकों के समान व्यवहार का हकदार होना चाहिए। 1951 के कन्वेंशन में कई अधिकार शामिल हैं और शरणार्थियों को अपने मेजबान देश के प्रति दायित्वों पर भी प्रकाश डाला गया है। 1951 के कन्वेंशन की आधारशिला गैर वापसी का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी शरणार्थी को ऐसे देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए जहां उसे अपने जीवन या स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है। इस सुरक्षा का दावा उन शरणार्थियों द्वारा नहीं किया जा सकता है जिन्हें उचित रूप से देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है या जिन्हें किसी विशेष रूप से गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। 1951 के कन्वेंशन में निहित अधिकारों में शामिल है, जैसे हम बात करते हैं, कुछ निश्चित या कड़ाई से परिभाषित शर्तों को छोड़कर निष्कासित न किए जाने का अधिकार। नंबर 2, किसी संविदाकारी राज्य के क्षेत्र में अवैध प्रवेश के लिए दंडित न किए जाने का अधिकार। काम करने का अधिकार, आवास का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक राहत और सहायता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जुडिशरी तक पहुंच का अधिकार, क्षेत्र के बाहर आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार, और लास्ट में अगर हम कहें तो पहचान और यात्रा दस्तावेज जारी करने का अधिकार। कुछ बुनियादी अधिकार जिन्हें रिफॉल्मेंट की सुरक्षा का अधिकार भी शामिल है, सभी शरणार्थियों पर लागू होते हैं। एक शरणार्थी जितने लंबे समय तक मेजबान देश में रहता है, उसे अन्य अधिकार भी मिलते हैं जो इस मान्यता पर आधारित है, और जो जितने लंबे समय तक शरणार्थी के रूप में रहेंगे उन्हें उतने ही अधिक अधिकारों की आवश्यकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। समय की व्यस्तता है तो हम सीधे अब अपने अगले पैनलिस्ट डॉक्टर ललित मोहन पंत की तरफ चलते हैं। और डॉक्टर ललित मोहन पंत से बात करने से पहले मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि जो ये आज का दिवस है, तो वर्ष 2024 के लिए जो इसकी थीम रखी गई है वो शरणार्थियों के साथ जो है एकजुटता, इसकी इस वर्ष की थीम रखी गई है। और जैसा कि मैम ने बताया कि 1951 में संयुक्त राष्ट्र ने जो है शरणार्थियों के अधिकारों को परिभाषित करने के लिए जो कार्रवाई की थी, उसी में आगे चलकर 1970 में जो है पहली बार अफ्रीका के जो शरणार्थी थे उन्हें सम्मानित करने के लिए इस दिवस को बनाया गया था। और आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है इस पर अपना वैश्विक दृष्टिकोण अपनाया और साल 2001 से हम इस दिवस को निरंतर मनाते चले आ रहे हैं। तो ललित जी, आपसे मैं इस बारे में जानना चाहूंगा कि शरणार्थियों को आप कैसे देखते हैं। शरणार्थी अगर किसी देश में आ रहे हैं तो वो किस प्रकार का प्रभाव पैदा करते हैं, और शरणार्थियों की क्या ऐसी समस्याएं हैं जो उन्हें मजबूर करती हैं। तो आप इस बात पर थोड़ा प्रभाव डालिए, और साथ ही आप मनोविज्ञान के शिक्षक हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा इस शरणार्थियों का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव उन पर पड़ता है, थोड़ा उसकी भी चर्चा करें। धन्यवाद विकास सर। अभी तक की जो परिचर्चा रही, इसमें जो 3 लोगों ने जो अपने व्याख्यान दिए और चौथी
सदस्य मेरे बाद वो भी जुड़ेंगी। तो जितना भी अभी जो लब्बो-लुआब रहा है इस व्याख्यान का, वो यही रहा है कि शरणार्थी क्या हैं और क्या उनकी आर्थिक समस्याएं हैं, उनके वैज्ञानिक उनके प्रभाव रहते हैं, वो सारी चीजें। वस्तुतः मेरा जो विषय है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है कि जब हम बात करते हैं शरणार्थी दिवस को मनाने की, तो मेरे सामने एक सवाल आता है कि क्या हम इसे एज अ मतलब इवेंट के रूप में मनाना चाहिए या हमें इसको एक ऐसे दिवस के रूप में लेना चाहिए कि जहां पे हम जो लोग अपने घर को छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं उनकी समस्याओं को समझें, उनको आत्मसात करें और कोशिश करें कि भविष्य में किसी और व्यक्ति के साथ इस तरह की समस्या न आए। आप खुद ही सोचिए और मैं खुद चाहूंगा कि आप लोग भी इसमें अपने अपने विचार रखें। आप खुद ही सोचिए। जो ये शरणार्थी वाला प्रोग्राम है सर, इसको मनाने का उद्देश्य यही है कि जो विश्व भर के शरणार्थी हैं उनको सम्मान दिया जाए, उनको कैसे पहचान दिलाई जाए और कैसे उनकी जो समस्या है उसका निराकरण किया जाए, उसी को मद्देनजर जो है उसी को याद रखते हुए ये दिवस मनाया जाता है। हाँ, तो मैं उसी संदर्भ में जब आगे क्या था, आप खुद ही सोचिए कि मतलब हम में से किसी को भी अगर बोला जाए कि आपको अपना घर छोड़ना है तो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो मैं इसके केस में आपको मेरे को जो वस्तुतः 3 एग्जाम्पल याद आ रहे हैं, शायद आपने भी वो चीजें देखी होंगी और सुनी होंगी और समझी होंगी। आपको याद होगा कि जब जर्मनी का विभाजन हुआ तो जर्मनी का विभाजन पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के रूप में हो चुका था और वो एक मकान के बीच में से एक दीवार होती हुई जाती थी और उनके बीच का बंटवारा कुछ इस तरीके था कि मतलब उनको अपनी रोजी आजीविका के कारण, अपनी रोजी रोटी के कारण पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी की तरफ जाना होता था, क्योंकि एक तरफ साम्यवाद का असर था और दूसरी तरफ पूंजीवाद का असर था। जहां साम्यवाद था वहां संसाधन कम थे और इस वजह से वहां पे रहना पड़ता था। एक है एग्जाम्पल ये। दूसरा एग्जाम्पल आप सबको याद होगा, भी कुछ टाइम पहले एक बच्चे की डेड बॉडी रिकवर हुई थी जब वो ईरान सीरिया में जो वॉर हुआ था। यस, एलन कुर्दी। और वो छोटा सा बच्चा, अब आप खुद सोचिए, हम जब बड़े उसके शरणार्थी की बात करते हैं तो छोटा सा बच्चा इन्फेंट बेबी है, तकरीबन 5 या 6 साल का। जी जी। और वो मतलब उसके माँ बाप ट्रैवल कर लेते हैं लेकिन वो बच्चा वहीं रह जाता है, उसकी डेड बॉडी रिकवर होती है। तो ये तो दूसरा एग्जाम्पल था। तीसरा एग्जाम्पल हम सब लोगों ने महसूस भी किया हुआ, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, यहाँ से कई लोग वहां माइग्रेट हुए, वहां से कई लोग यहाँ माइग्रेट हुए और जर्नी में कितने लोग मारे गए। तो वस्तु तो मेरा यहाँ पे कहना ही है कि हम इस दिवस को उनके समस्याओं के रूप में उनको समझें और भविष्य में आने वाली इनकी कैसे इनको हम सुधार सकते हैं, उस केस में हम इसको परिचर्चा करें। जी, उनकर हम कहें तो उन पे मनोविज्ञान के उनके मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वो क्या प्रभाव पड़ते हैं। आप खुद सोचिए, एक बंदा तो अपने घर को छोड़ के अगर बाय कंपल्सन उसको, देखो छोड़ना तो मतलब बाय इंटरेस्ट भी छोड़ता है और बाय कंपल्सन भी छोड़ता है, लेकिन शरणार्थी की असली प्रॉब्लम तब आती है जब बाय कंपल्सन उसको छोड़ने के लिए मतलब मजबूर किया जाता है, मतलब उसके लिए उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको छोड़ना पड़ता है। जी बिल्कुल। और कई ऐसे नाम भी हैं जी जो काफी मतलब अपने को इम्प्रूव भी कर गए, जो अपने को काफी अच्छे से स्टैब्लिश भी कर गए, ऐसे भी कई नाम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ललित सर, आपने अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा किए। समय की व्यस्तता के चलते इस कार्यक्रम को हमें जल्दी समाप्त करना होगा। इस कार्यक्रम के समापन के लिए मैं आखिरी में मनोविज्ञान विभाग से डॉक्टर रुचि तिवारी को आमंत्रित करना चाहूंगा। रुचि मैम, आप अपनी बात रखिए और फिर इसके बाद हम इस कार्यक्रम को समाप्त। थैंक यू सर। जैसा कि डॉक्टर नमिता, डॉक्टर ललित और विकास जी ने आपको बताया, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये परिस्थिति किसी के लिए भी इतनी आसान नहीं होती होगी या नहीं होगी, क्योंकि हमने तो सिर्फ ये सब चीज़ों को एम्पथाइज किया है, क्योंकि जब अगर हमें कभी किसी भी वजह से, किसी भी फोर्स की वजह से कुछ दिन के लिए भी अपना घर छोड़ना पड़ता है तो हम कितना अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, हमें खुद को कितनी तकलीफ होती है। लेकिन अगर हम बात करें रिफ्यूजीज की, तो उन्हें तो वो तो कितने ट्रॉमा के बाद अपने घर को छोड़ करके, अपने देश को छोड़ के आए होते हैं और उनको किसी चीज़ का कोई कुछ दूर दूर तक पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है उनके साथ। वो जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री में उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, कैसे उनको रखा जाएगा, कहाँ वो रहेंगे, क्या वो खाएंगे, क्योंकि कंडीशन सच में बहुत भयावह होती है और ये सब चीज़ें काफ़ी मुश्किल भरी हो सकती हैं किसी भी इंसान के लिए। तो रिफ्यूजी कैंप्स में रहना, कैसी कंडीशन में रहना है, इन सब चीज़ों का उनको कुछ पता नहीं होता है और अपने आप में ये अगर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा भी हो जाता है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ कई तरीके की चीज़ें हैं, बट अगर हम रिफ्यूजी की बात करते हैं तो हम उन्हें अपना मान नहीं पाते हैं। जब ये वर्ड उनके साथ जुड़ जाता है कि अरे ये रिफ्यूजी हैं या ये शरणार्थी हैं,
तो एक नजरिया ये बदल जाता है लोगों का उनको देखने का और उनसे बात करने का या तो ये एक सच में एक मेंटल हेल्थ कंडीशन भी कई बार हो जाती है कि जब लोग आपको उतने प्रॉपर तरीके से अपनाते नहीं हैं या आपको इन सब चीज़ों को क्योंकि ऑलरेडी इतना ट्रॉमा झेल के आए होते हैं, कई तरीके की प्रॉब्लम्स उनके अंदर होती हैं, घर कर जाती हैं, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पोस्ट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है जिसे हम पीटीएसडी भी कहते हैं। हाँ, इसके अलावा कई बार उनको नाइटमेयर्स की प्रॉब्लम होने लगती है जो रिफ्यूजीज़ होते हैं। क्योंकि देखिए इतने बड़े ट्रॉमा के बाद ऐसे अपने देश से या तो वो निकाले गए होते हैं या उनको भागना पड़ता है युद्ध की वजह से। हमने कई बार देखा है सीरिया के लोग जो इस तरीके से सीरिया है या कहीं भी शरणार्थी होते हैं जो दूसरे देशों में आके शरण लेते हैं और उनको बड़ी मतलब ऐसे जैसे अभी रोहिंग्या का इतना चल रहा है कि रोहिंग्याज हैं और वो सभी शरणार्थी हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं जो मेंटल हेल्थ है उस पे काफ़ी बुरा प्रभाव डालती हैं। तो अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट अगर किसी को शरणार्थी बनाती है या कोई किसी देश में शरण लेता है, तो पॉलिसी मेकर्स को उनके लिए कुछ अच्छी स्कीम्स बनानी चाहिए, अच्छी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और सब चीज़ों के साथ फिज़िकल थिंग्स और डेली नीड्स और बेसिक नीड्स इन सब के साथ-साथ उनके मेंटल हेल्थ, मेंटल नीड की भी उस पॉलिसी में कहीं न कहीं जगह होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर, बस इतना ही मेरा कहना था। कार्यक्रम को सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम किसी नए विषय के साथ मिलेंगे, किसी नई समस्या के साथ मिलेंगे और कुछ नई बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।